Hello student, welcome to our first online lecture. My name is Vivek Shastrakar and today we start new chapter of class 12 physics, magnetic effect of electric current. जैसे आप सभी को पता है कि magnet attract a small pieces of iron, cobalt or nickel. So the space around the magnet within which its influence can be experienced is called as magnetic field. We know that all the magnetic phenomenon are the result of force between the two charges in motion. All the magnetic phenomenon are the result of forces between the two charges in motion. So in order to explain the interaction between the electric charges in motion, it is useful to introduce the concept of magnetic field. The first scientist, Christian Ørsted, in 1820 discovered the relationship between magnetic field and current. For this he performed an experiment. तो यहाँ देखो वायर ए भी है, इसको बैटरी ऑफ ईएमएफ ई और की के कनेक्ट किया है और इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक निडल रखा है. When no current is passed, the magnetic needle is at rest. अब जैसे की क्लोज करेंगे, करंट फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम ए टू बी एंड दिस जैसे करंट फ्लो हो गया, द मैग्नेटिक निडल शो डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द निडल शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. जैसे आपको पता है कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कब होगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में है. अब यहाँ पे मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि दिस करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन. सो इन दिस वे ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया है कि व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन. अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन ने पढ़ा है कि फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू क्यू इनटू ई. तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया है कि चार्ज एट रेस्ट है या मोशन में है, इन बोथ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन ए चार्ज. अब देखो यहाँ एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, और इसके सराउंडिंग में एक चार्ज रखा है एट रेस्ट. वी ऑब्जर्व दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज. बट वही चार्ज अगर मोशन में है, वही चार्ज अगर मोशन में है तो चार्ज इन मोशन क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड. तो इस सिचुएशन में वी ऑब्जर्व दैट दिस चार्ज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो देखो यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्ज एट रेस्ट रहे या मोशन में रहे, दोनों केस में इसके ऊपर फोर्स एक्ट होता. बट यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. इस वजह से ये चार्ज मोशन में है, तभी उसके ऊपर उसने क्या एक्सर्ट किया है, फोर्स. सो इन दिस वे वी प्रूव दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन. अब देखो यार, इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर के डिफरेंट पार्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है. मतलब एक स्मॉल पार्ट है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर एक पार्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, इससे आपको मिलेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे ये जो स्मॉल पोर्शन ऑफ द वायर है, इस स्मॉल पोर्शन को बोलेंगे करंट एलिमेंट. इस स्मॉल पोर्शन ऑफ द वायर को क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट. सो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द वायर इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस contribution of magnetic field produced by this different part of the current element. Okay. अब देखो यहाँ दो फ्रेंच साइंटिस्ट है, बायो-सेवार्ट. ठीक है, यहाँ पे टी साइलेंट है, वी रीड एज द बायो-सेवार्ट लॉ. इन दो साइंटिस्ट ने क्या फाइंड किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट. तो इसके लिए लेंगे एक कंडक्टर है एक्स वाई कैरिंग करंट आई. इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करो DL और P विद द ऑब्जर्वेशनल पॉइंट at a distance r from the current element. तो जैसे करंट पास होगा इस करंट एलिमेंट में से, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड. तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवार्ट लॉ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंडेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई टू द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल थीटा between the length of the current element and the line joining the observational point, and inversely proportional to the square of the distance. तो इन सभी को कंबाइन करने के बाद dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और dB इज इक्वल टू k टाइम्स I dl sin थीटा upon r square, where k is constant of proportionality, where k is constant of proportionality
and value of K depends upon the nature of medium between the current element and the observational point and the system of unit used. In SI the value of K is mu naught upon 4 pi और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. K की वैल्यू है म्यू 0 अपॉन 4 पाई इक्वल टू वैल्यू है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. और इस म्यू नॉट को बोलेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. इन SI द वैल्यू ऑफ K इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर और म्यू 0 इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. तो इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म में. ओके, तो ये वैल्यू डालने के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट dl. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट dl. अब देखो यहाँ लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो सिंस मैग्नीट्यूड dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे r से और डिवाइड करेंगे r से. सो dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब. I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब. जैसे आपको बताया वेक्टर में अपने कहा था कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ab sin थीटा. सो dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू dl r इंटू साइन थीटा. सो मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा? dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब. And direction of dB vector is perpendicular to the plane containing dl and r. अब देखो यहाँ डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. तो इमेजिन करो कि स्क्रू का जो टिप है वो रखा है एट पॉइंट P. अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा dl क्रॉस r, मतलब इसको रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज dl क्रॉस r, तो स्क्रू को अगर मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसका टिप जो है वो जाएगा इनवर्ड. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. अगर इस स्क्रू को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो टिप की डायरेक्शन जो रहेंगी वो क्या रहेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और अगर इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. तो यहाँ पे मैंने किया है dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, dl क्रॉस r. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड एंड इनवर्ड. और अगर ये पॉइंट यहाँ होता, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट यहाँ होता, तो आप करते dl क्रॉस r, dl क्रॉस r. तो यहाँ पे इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. तो जनरली क्रॉस का इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड एंड डॉट इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इन वेक्टर फॉर्म dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब. ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल. ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट बायो-सेवर्ट लॉ. अब इसके बाद देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट. ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो देखो यार, कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY कैरिंग करंट I.
We wish to find the magnetic field intensity at point P at a perpendicular distance A from the wire such that PQ equal to A. PQ equal to A. Now consider a small current element dl at point O at a distance L from Q. ठीक है, and R be the position vector, that is the line joining the observational point P and the current element dl. Now according to Bio-Savart law, magnitude of magnetic field due to the current element dl at point P, dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. अब देखो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल OPQ, in triangle OPQ, theta plus phi plus 90 equal to 180. Therefore theta is equal to 90 minus phi. Theta is equal to 90 minus phi. Therefore sin theta is equal to sin 90 minus phi. Sin 90 minus phi is equal to cos phi. So from figure cos phi is equal to adjacent side upon hypotenuse. So cos phi is equal to A by R, and therefore R is equal to A upon cos phi. R is equal to A upon cos phi, and 1 upon cos phi is equal to sec phi. Okay, so R is equal to A sec phi. Also from figure tan phi, ये एंगल है phi, tan phi is equal to opposite side upon adjacent side. So tan phi is equal to L upon A. Tan phi is equal to L upon A. Therefore L is equal to A tan phi. L is equal to A tan phi. अब देखो यहाँ L is equal to A tan phi. Differentiate on both sides. So dl is equal to A derivative of tan phi sec square phi into d phi. ठीक है, put this value in equation 1. Put this value in equation 1. We get dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl is equal to A sec square phi d phi. sin theta को लिखेंगे यहाँ cos phi. sin theta is equal to cos phi upon r square. r square A square sec square phi. A square sec square phi. अब देखो यहाँ 1a कैंसल, sec square phi कैंसल. So magnetic field dB is equal to mu 0 upon 4 pi I upon A cos phi into d phi. I upon A cos phi d phi. अब देखो यहाँ the direction of magnetic field is also given by right hand thumb rule. तो देखो यहाँ if thumb will give the direction of current, then curled finger will give the direction of magnetic field. Curled finger will give the direction of magnetic field. अब जैसे सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी करेंगे अलोंग द टेंजेंट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकलना है तो इस सर्कल को टेंजेंट डालो. तो राइट साइड में एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. तो राइट साइड में जितने भी करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड एंड इनवर्ड. So the total magnetic field at point P due to the entire length of the wire XY is obtained by integration of magnetic field due to small current element dB. ठीक है, तो मैंने कहा है कि राइट साइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी? सेम, परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड एंड इनवर्ड. तो सभी करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐड करेंगे
ठीक है। तो सबका इंटीग्रेशन लेंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंटायर लेंथ एक्स वाई। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट। अब देखो यहाँ फ्रॉम फिगर इन एक्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने कितना एंगल मेड किया है फाई 1, और इन वाई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू ने फाई 2। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट एक्सटेंडेड है फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2 ना। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी लेंगे बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2, क्योंकि यहाँ पे करंट एलिमेंट एक्सटेंड है फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू रहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2 और डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। यहाँ पे अभी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम फाई 1 माइनस फाई 1 टू फाई 2 कॉस फाई डी फाई। सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू साइन फाई, और इंटीग्रेशन की वैल्यू फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2, फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद आएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। एक बार फाई की वैल्यू फाई 2 डालो, इन ब्रैकेट साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 2 माइनस माइनस साइन फाई 1। सो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ठीक है, एक बार फाई की वैल्यू फाई 2 माइनस फाई की वैल्यू माइनस फाई 1। सो वी राइट साइन फाई 2 माइनस इन ब्रैकेट माइनस साइन फाई 1। सो फाइनली आंसर वी गेट b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए in bracket sin phi 1 plus sin phi 2. So this equation will give the magnetic field due to a long straight current carrying conductor. This equation will give the magnetic field due to a long straight current carrying conductor. तो आपको MCQ के लिए ध्यान में रखना है, फर्स्ट पार्ट Biot-savart law dB is equal to म्यू 0 अपॉन 4 पाई म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये सेकंड फॉर्मूला b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखो यार स्पेशल कंडीशन या नोट नंबर 1 देखो, इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर वायर क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो जितनी लेंथ बढ़ेगी तो एंगल फाई 1 बढ़ेगा, जितनी लेंथ बढ़ेगी तो एंगल फाई 2 भी बढ़ेगा। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू रहता है 90 डिग्री। अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या रहेंगे 90 डिग्री। देखो यार जैसे लेंथ बढ़ेगी तो एंगल फाई 2 बढ़ेगा ना, तो मैक्सिमम कितना रहेगा 90, यहाँ भी मैक्सिमम एंगल कितना रहेगा 90। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू कितना रहेगा 90। सो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू रहेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 91 1 प्लस 1 2 which is equal to 2 I upon A. So this equation will give the magnetic field due to infinitely long straight conductor carrying current. Magnetic field due to infinitely long straight conductor carrying current. ठीक है, अब नंबर 2 पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट देखो, इमेजिन करो कि ये पॉइंट P जो है एन वाई के करीब है, पॉइंट P लाइज नियर द एन वाई और पॉइंट P लाइज नियर द एन एक्स।
तो सोचो कि अगर वो पॉइंट P जो है नियर द एन y है, तो ये जो लाइन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये φ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर पॉइंट P जो है नियर द एन y है तो φ2 0 रहेगा और φ1 90। और अगर ये पॉइंट P नियर द एन x है तो φ1 0 रहेगा और φ2 90। सो इफ पॉइंट P नियर द एन x या नियर द एन y है तो φ1 इक्वल टू 90 है, तो φ2 इक्वल टू कितना रहेगा, 0। अगर एन y के करीब है तो φ2 0 रहेगा, φ1 90, और एन x के करीब है तो φ1 0, φ2 90। ओके, सो पॉइंट P नियर द एन x या नियर द एन y है तो दोनों में से एक एंगल 0 रहेगा और दूसरा एंगल 90। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन 90 प्लस साइन 0। सो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन 91 साइन 0 सो मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 4 पाई I upon a. B is equal to μ0 upon 4 pi I upon a. So this equation will give the magnetic field near the n x or near the n y. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। B is equal to μ0 upon 4 pi twice I upon a। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं μ0 I upon 2 pi a। B is equal to μ0 I upon 2 pi a, and if the point P is near the end x or near the end y, then B is equal to μ0 upon 4 pi I upon a। ओके, अब इसका एक बार एक न्यूमेरिकल लेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्क्वायर कंडक्टर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्क्वायर कंडक्टर कैरिंग करंट। कंडक्टर ABCD इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, और पूछा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सपोज ए परपेंडिकुलर साइड ऑफ द स्क्वायर है 2a, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है 2a, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सेंटर कितना रहेगा, a। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर है 2a, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा a। तो फर्स्ट वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर AB। फर्स्ट वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर AB कैरिंग करंट। ठीक है, अब देखो यार, ये जो वायर AB है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। बाय ज्योमेट्री भी प्रूव्ड है दिस एंगल कितना है 45 डिग्री। मतलब φ1 और φ2 ये कितना आ गया 45 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सेंटर कितना है A, क्योंकि ये टोटल है 2a। अगर मैंने साइड ऑफ द लेटर A लिया होता तो ये डिस्टेंस कितना था a/2, बट यहाँ पे मैंने लिया है 2a, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा A। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट AB ऑफ द वायर μ0 अपॉन 4 पाई μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन φ1 दैट इज साइन 45 प्लस साइन 45। सो μ0 अपॉन 4 पाई μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन 45 1/√2 साइन 45 1/√2। So μ0 upon 4 pi I upon a 2 times 1/√2, 2 times 1/√2। इसको एडजस्टमेंट करेंगे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, √2 इंटू √2 2, ये 2 कैंसल। सो मैग्नेटिक फील्ड μ0 upon 4 pi √2 I upon a। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट AB। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट AB μ0 अपॉन 4 पाई √2 I अपॉन a। अब जैसे मैंने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल।
So if this thumb will give the direction of current, then curled finger will give the direction of magnetic field. अब देखो यहाँ पे करंट है A to B डाउनवर्ड, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. तो इमेजिन करो कि ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पे अगर मैं सर्कल को टेंजेंट डालूं तो ये क्या रहेगा, आउटवर्ड. तो एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. अगेन देखो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ए बी. अब सोचो कि वायर BC जो है वो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस A हो गया, ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45. इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. अगेन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस कर्ल्ड फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सर्कल डालो और यहाँ पे टेंजेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. इस सेगमेंट का भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड at O, total magnetic field at O is equal to 4 times the magnetic field due to segment AB. क्योंकि सभी का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ये रहेगा 4 times द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट AB, which is equal to 4 times μ0 upon 4 pi root 2I अपॉन A. या 4 कैंसल, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर μ0 रूट 2I अपॉन पाई A. μ0 रूट 2I अपॉन पाई A. दिस इक्वेशन विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर कॅरिंग करंट I. असे खूप सारे न्यूमरिकल आपल्याला घ्यायचे आहेत, तर नेक्स्ट पिरियडला आपण याचे पुढचे न्यूमरिकल घेणार. तर आजचा लेक्चर इथे कंप्लीट झाला. थँक्यू.